देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध के बारे में। देखिए, वित्तीय प्रबंध जो है ये दो शब्दों के योग से बना है। नाम से ही यह स्पष्ट है कि यह दो शब्द वित्तीय एवं प्रबंध के योग से बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें वित्तीय। वित्तीय क्या होता है? तो वित्तीय का अर्थ होता है वित्त से संबंधित, यानी जो वित्त से संबंधित होता है उसे हम वित्तीय कहते हैं। वित्तीय का अर्थ होता है वित्त से संबंधित और वित्त का अर्थ होता है धन या पैसा, और दूसरी तरफ है प्रबंध। प्रबंध का अर्थ होता है किसी कार्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से संपन्न करना। यानी आपने वित्तीय का भी अर्थ जान लिया कि वित्तीय का अर्थ होता है वित्त से संबंधित और प्रबंध का अर्थ होता है किसी कार्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से संपन्न करना। अब दोनों को मिला के अगर हम समुचित अर्थ देखें तो वित्तीय प्रबंध से आशय व्यवसाय की जो वित्तीय क्रियाकलाप है, यानी व्यवसाय का जो वित्तीय कार्य है उन कार्यों को कुशल एवं प्रभावी ढंग से संपन्न करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। यानी आप लोग वित्तीय प्रबंध को जब कभी भी लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखना होगा। वित्तीय प्रबंध दो शब्दों के योग से बना है, वित्तीय एवं प्रबंध। फिर आपको वित्तीय का अर्थ बताना पड़ेगा और फिर प्रबंध का अर्थ बताने के बाद दोनों को समुचित करने की परिभाषा देना होगा। अब अगर देखा जाए कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं, तो देखिए, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो वित्तीय प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है वो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कोषों को प्राप्त करना। सबसे पहली जिम्मेदारी है कोषों को प्राप्त करना। कोष यानी कोष का अर्थ होता है यहाँ पे धन। वित्तीय प्रबंधक की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि धन को अनुकूलतम रूप से प्राप्त किया जाए। देखिए, यहाँ पे भी आधुनिक वित्तीय प्रबंध और परंपरागत वित्तीय प्रबंध दोनों का ही इसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। परंपरागत वित्तीय प्रबंध जो प्रबंध शास्त्री होते थे उनका मानना था कि कोषों को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहिए, लेकिन आधुनिक वित्तीय प्रबंधक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि कोषों को अनुकूलतम ही प्राप्त करना चाहिए, यानी जितना आपको जरूरत है उतना ही कोष प्राप्त करिए। ये मानना किसका है? तो ये मानना है आधुनिक वित्तीय प्रबंधकों का मानना है। दूसरा है कोषों का कुशलतम उपयोग। देखिए, दूसरा इनका काम है कोषों का अनुकूलतम उपयोग करना, यानी उन योजनाओं में आप धन को निवेशित करिए जहां पर उचित दर से आपको रिटर्निंग मिल सके, यानी प्रत्याय प्राप्त हो सके। तो ये वित्तीय प्रबंधक का दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है। अगर वित्तीय प्रबंध की जो विचारधारा को देखें तो आधुनिक विचारधारा और परंपरागत विचारधारा दोनों में अंतर है। जहां पर आधुनिक विचारधारा अधिक से अधिक विश्लेषण और कोषों के अनुकूलतम उपयोग पर जोर देती है, जबकि वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा थी उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि हम किस तरीके से अधिक कोष को प्राप्त करें। अब देखिए, कोषों को अधिकतम प्राप्त करना किस तरीके से हानिकारक होता है, क्योंकि जब हम आप अधिक से अधिक कोष को प्राप्त करते हैं
तो उन्हें हमें रिटर्निंग भी देना होता है। जैसे हमने अगर किसी से ऋण पत्र ले लिया है तो उन्हें हमें ब्याज देना पड़ेगा। यदि किसी से पूंजी ले रखा है तो उन्हें हमें लाभांश देना पड़ेगा। तो हम उतना ही पूंजी और ऋण लें जितने की हमें आवश्यकता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक जुटा लेते हैं कोषों को तो उसके बदले में प्रत्याय भी देनी पड़ती है। इसलिए आधुनिक वित्तीय प्रबंधक जो है वे अनुकूलतम कोषों पर ही जोर देते हैं। अधिकतम कोष प्राप्ति इनका उद्देश्य नहीं होता है। आइए अब देखते हैं वित्तीय प्रबंध की परंपरागत एवं आधुनिक विचारधाराओं में अंतर। पहला है वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा है वो वर्णनात्मक था, जबकि आधुनिक विचारधारा क्या है तो यह विश्लेषणात्मक है। वर्णनात्मक क्या होता है? तो वर्णनात्मक का अर्थ होता है कि समस्या किस रूप में है वह केवल उसी रूप को बताएगा कि क्या समस्या है। जबकि ये जो विश्लेषणात्मक है आधुनिक विचारधारा, इसमें वित्तीय प्रबंध से संबंधित यदि कोई समस्या आता है तो यह समस्या क्यों आता है और इस समस्या का समाधान क्या होगा, इन सब तथ्यों को अपने अंदर में संकलित करता है। यानी वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा थी वो कैसी थी? तो वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब समस्या किस रूप में है, यानी क्या समस्या है वित्तीय प्रबंध की, केवल उन्हीं समस्याओं को बताएगा कि समस्या क्या है। जबकि आधुनिक विचारधारा विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है कि यह समस्या क्यों हुआ और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो यह हमने पहला अंतर जाना। दूसरा अंतर है इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध की जो भूमिका थी वो संकुचित थी। यानी परंपरागत प्रबंध में वित्तीय प्रबंध की भूमिका संकुचित थी, जबकि आधुनिक विचारधारा में जो वित्तीय प्रबंध की भूमिका है वो काफी व्यापक है। देखिए पहले के समय में वित्तीय प्रबंध का भी काम जो था वो सामान्य प्रबंध ही कर लिया करते थे, इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। जबकि आधुनिक समय में वित्तीय प्रबंध जो है कोई एक प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए एक अलग से विभाग बना होता है। तो आज के समय में वित्तीय प्रबंध की जो भूमिका है वो व्यापक हो चुकी है। फिर तीसरा, इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध एक अनियमित कार्य था। यानी वित्तीय प्रबंध एक ऐसा कार्य था जो कभी कभी होता था, रेगुलर नहीं होता था। जबकि आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंध एक नियमित और सतत कार्य है, यानी हमेशा चलने वाला कार्य है। व्यवसाय में वित्त से संबंधित कार्य जो है वो हमेशा चलेंगे, ऐसा कौन मानता है? तो वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा। चौथा, कि जो वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा थी ये कोषों के अधिकतम उपलब्धि पर ध्यान देता था। ये पहले ही हम बताए हैं कि इसका जो मूल उद्देश्य था यह था कि कोषों को किस तरीके से अधिक प्राप्त कर ले। जबकि आधुनिक विचारधारा या कोषों के अनुकूलतम उपयोग पर ध्यान दिया करता था कि किस तरीके से कोषों को हम अनुकूलतम उपयोग कर सके। यहाँ पे उपयोग छूट गया है। इसमें पांचवा अंतर है, इसमें निर्णय प्रबंधक अंतर प्रेरणा तथा अनुभव के आधार पर लिए जाते थे। यानी प्रबंधक जो कुछ भी निर्णय लेते थे वे निर्णय उनके अंतर मन से जो कुछ भी कहा जाता था उसी के आधार पर लेते थे। जबकि इसमें जो है जो आधुनिक विचारधारा है, इस आधुनिक विचारधारा में निर्णय अंतर मन से नहीं लिए जाते हैं, बल्कि इसमें निर्णय वैज्ञानिक विश्लेषण एवं आधुनिक पद्धतियों द्वारा लिया जाता है। यानी इसके अंतर जो निर्णय जो मन में आया वो नहीं कर लिया जाता है। इनसे कोष ले लेना है या फिर पूंजी लेना है या फिर ऋण पत्र जारी करना है, यह अनेक आधार पर विश्लेषण किया जाता है, तब यह निर्णय लिया जाता है वित्तीय प्रबंधक के द्वारा कि उन्हें
समता अंश में वित्त प्राप्त करना है, ऋण पत्र में वित्त प्राप्त करना है या पूर्वाधिकार अंश में वित्त प्राप्त करना है। जबकि पहले क्या होता था, पहले वित्तीय प्रबंधक खुद निर्णय लिया करते थे कि अच्छा समता अंश ले लेते हैं, पूर्वाधिकार अंश ले लेते हैं, इसके लिए कोई वो वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करते थे। फिर छठा है, यह दीर्घकालीन कोषों पर अधिक ध्यान देता था। यानी जो परंपरागत वित्तीय प्रबंध की जो विचारधारा है वो दीर्घकालीन कोष पर अधिक ध्यान देता था, जबकि आधुनिक विचारधारा जो है वो कार्यशील पूंजी एवं अल्पकालीन कोष के प्राप्ति, केवल प्राप्ति ही नहीं बल्कि देखिए क्या लिखा है, प्रबंध पर भी अधिक ध्यान देता है। यानी कार्यशील पूंजी और अल्पकालीन कोष को प्राप्त करने के साथ साथ उनका कुशल प्रबंध भी हो। कुशल प्रबंध का मतलब यहाँ ये हुआ कि उन्हें उन योजनाओं में लगाया जाए जहाँ पर उचित प्रत्याय प्राप्त हो सके। फिर सातवां अंतर है, निश्चयीकरण प्रक्रिया में इसकी भूमिका सक्रिय नहीं थी। यानी किसी भी प्रकार का जो निर्णय होता था ना, इसमें इसकी भूमिका सक्रिय नहीं थी, जबकि इसकी भूमिका सक्रिय भी है और प्रशासनिक भी है। कहने के मतलब ये खुद मैनेज करता है। आज के समय में वित्तीय प्रबंध को बिना महत्व दिए कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता है। सभी प्रकार के प्रबंध में वित्तीय प्रबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यवसाय के लिए अदा करता है। वित्तीय प्रबंध के विषय में हम लोग जान चुके हैं। अब है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। देखिए ये कुछ उद्देश्य आपके सामने लिखा गया है, जिसमें वित्तीय प्रबंध का पहला उद्देश्य होता है लाभों को अधिकतम करना। कोई भी व्यवसाय यदि स्थापित होता है तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही स्थापित होता है और वह लाभ ही उसे बाजार में बनाए रखता है। तो व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य भी यही होता है कि हम कितना अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। तो इसलिए वित्तीय प्रबंध का जो पहला उद्देश्य है वो है लाभ को अधिकतम किया जाए। दूसरा है संपदा को अधिकतम करना। संपदा यानी संपत्ति। व्यवसाय की जितनी अधिक संपत्ति होगी, व्यवसाय की उतनी ही अधिक समृद्धि होगी, व्यवसाय का मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो व्यवसाय का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है संपदा को अधिकतम करना। अब कुछ विद्वानों में लाभों को अधिकतम करना और संपदा को अधिकतम करना, उन दोनों में से किस पर जोर अधिक दिया जाए, इसके संदर्भ में मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लाभ को अधिक करना चाहिए, लेकिन लाभ को अधिक करने से कुछ उसमें खामियां भी हैं, जिसमें पहली खामी ये है कि लाभ समय मूल्य पर यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। यानी आपने एक रुपया यदि लाभ कमाया तो लंबे समय के बाद वो एक रुपया ही रहेगा। जबकि संपदा को अधिकतम करने में यदि आपने अपने संपत्ति को 1 रुपये से बढ़ा लिया तो उस संपत्ति का भी समय दर समय मूल्य बढ़ता जाएगा। तो इससे व्यवसाय जो है आपका और अधिक समृद्ध होगा। तो इसके इन दोनों के मध्य अनेक ऐसे तर्क हैं विद्वानों के मध्य, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह है। फिर तीसरा उद्देश्य है आवश्यक कोषों को उचित मूल्य पर प्राप्त करना। देखिए कोषों को प्राप्त करना तीसरा उद्देश्य रखा गया है। तो इसमें भी हम लोग बात किए थे कि कोष कितना प्राप्त किया जाए, अधिकतम न्यूनतम तो नहीं, ना तो अधिकतम कोष आपके लिए जरूरी है ना तो न्यूनतम कोष। आपके लिए जरूरी है अनुकूलतम कोष। जैसे कि आपके शरीर में अत्यधिक रक्त और कम रक्त दोनों ही हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में अधिक वित्त और कम वित्त दोनों ही व्यवसाय के लिए
हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए व्यवसाय में अनुकूलतम वित्त होना चाहिए, और वो भी कैसे होना चाहिए? उचित मूल्य पर। यानी हर एक वित्त का अपना अपना मूल्य होता है। यानी एक व्यवसाय समतांश, ऋण पत्र या पूर्वाधिकार अंश यदि प्राप्त करता है तो एक निश्चित लागत के बदले में प्राप्त करता है। यानी जो भी मूल्य उसे समतांश, ऋण पत्र या पूर्वाधिकार अंश के बदले में चुकाना पड़ता है, वह उस पूंजी की लागत कहलाता है। तो हमेशा वित्तीय प्रबंधक इस बात को ध्यान में रखता है कि वह उस वित्त का प्रयोग करे जिसकी लागत न्यूनतम हो। और चौथा है कोषों का अनुकूलतम उपयोग। यानी कोष को अनुकूलतम प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन कोषों को उन योजनाओं में आप निवेशित करिए जहां पर आपको अधिकतम प्रत्याय की प्राप्ति हो सके।